वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। आज मैं आपके लिए आपके अध्याय का तीसरा चैप्टर भारत की सांस्कृतिक विरासत में शिल्प और स्थापत्य कला को पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसकी चर्चा मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले शिल्प। तो भारत की एक जो समृद्ध विरासत है, इस विरासत में शिल्प और स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने आप में यह एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो शिल्प का अर्थ होता है जिसमें छेनी और हथौड़ी का प्रयोग किया जाता है। पत्थरों पर, काष्ठों पर यानी काठों पर और धातुओं पर इसका प्रयोग करके इसमें जो चित्र उत्कीर्ण किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, उसको ही हम शिल्प कहते हैं। अब है स्थापत्य। स्थापत्य का मतलब होता है, संस्कृत में इसको वास्तु भी कहा जाता है। तो स्थापत्य का मतलब होता है निर्माण, चाहे वह किले का निर्माण हो या फिर मंदिरों का निर्माण हो, मस्जिदों का निर्माण हो या फिर नए भवनों का निर्माण हो। तो इसको ही हम स्थापत्य में रखते हैं और इसको हम एक साथ स्थापत्य कलाएं कह सकते हैं। बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारे इतिहास को जब हम उकेरते हैं तो पाते हैं जैसे मौर्य वंश है। मौर्य वंश की जो गुफाएं हैं, इसके अलावा गुप्त वंश की जो गुफाएं, एलोरा और अजंता की गुफाएं, इसके अलावा बहुत सारी बराबर की गुफाएं हैं, बाग की गुफाएं हैं, पाल वंश की बहुत सारे चित्रकलाएं हैं, मूर्ति कलाएं हैं। तो ये सारे हम शिल्प में लेंगे और इसके साथ साथ इसको हम स्थापत्य में भी इसको स्थान दे सकते हैं। तो स्थापत्य में, जहां तक स्थापत्य की बात करते हैं, स्थापत्य में हम जब इतिहास की बात करते हैं तो हड़प्पा काल को नहीं छोड़ सकते हैं। और इतिहास का, जहां से हम इतिहास को देखते हैं और पाते हैं, तो हड़प्पा काल को हम वहां से उठाते हैं और सबसे पहले हड़प्पा काल में हम देखते हैं। हड़प्पा काल में जब पहुंचते हैं तो इसका नगर आयोजन, जो अपने आप में एक भव्य सुंदर, अपने आप में सुंदरता को प्रस्तुत करता है। नगर आयोजन उस समय 3 प्रकार के होते थे हड़प्पा काल में। एक होता था प्रशासनिक अधिकारियों का किला, दूसरा होता था अन्य अधिकारियों का वास का स्थान, रहने का स्थान जिसको कह सकते हैं हम, जो ऊंचे स्थानों पर होता था। और तीसरा होता था अन्य लोगों के लिए रहने के लिए वास का स्थान, रहने का स्थान। यह निचले स्तरों पर, निचले स्थानों पर इसका स्थान होता था। तो इस तरह से हड़प्पा काल के नगर आयोजन को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि हड़प्पा काल में नगर आयोजन बहुत ही समृद्ध तरीके से था। इस नगर आयोजन का संबंध उस समय जितने भी सभ्यता थे, जैसे रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन में ह्वांगो नदी के पास इसकी सभ्यता, इन सभ्यताओं में से ये जो हड़प्पा सभ्यता था, सबसे उत्कृष्ट और एक अलग अपनी पहचान रखता था, एक अलग स्थान रखता था। इसके अलावा हम जब इन नगर आयोजन को देखते हैं तो सबसे पहले चलते हैं मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में अवस्थित है, इसकी खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने किए थे 1922 ईस्वी में। एक बार इसको फिर से दोहराते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के लड़काना जिले में अवस्थित है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ का जो कुछ स्थान है, यहाँ के जो शहरीकरण है, वह अपने आप में एक उत्कृष्ट स्थान रखता है। जैसे वहाँ का नगर आयोजन। अब नगर आयोजन के बारे में जब चर्चा करते हैं तो जितने भी उस समय के प्रशासनिक अधिकारी होते थे, वह किला के अंदर ऊंचे स्थानों पर रहते थे और यह दूसरे फ्लोर पर रहते थे। इनका जो रूम होता था, कमरा जो होता था, वह 5 से 7 रूम वाले कमरा होते थे इनके। अब इनके बाद जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी होते थे, इनके लिए इनका स्थान फर्स्ट फ्लोर पे होता था, मतलब पहला तल्ला पे,
और इनके जो मकान होते थे रहने के लिए वह 2 से 3 रूम वाले होते थे, 2 से 3 कमरे वाले होते थे। अन्य लोगों के लिए जो रहने का स्थान होता था वह वह निचले शहर में वास करते थे और यह सभी इनके सभी के जो रहने का वास का स्थान होता था वह चारों ओर किलाओं से घिरा हुआ रहता था। इनके जो मकान होते थे इनका दरवाजा मुख्य रोड की ओर नहीं खुलकर गलियों में इनका दरवाजा खुलता था। इनके पास इनके घर में आने के लिए जो घर में रोशनी होते थे, प्रकाश होते थे, वह उनके लिए खिड़की का व्यवस्था किया गया था और इनके घरों में शौचालय की व्यवस्था होती थी। इनके घरों में किचन का व्यवस्था होता था। इनके घरों में जो है स्नानागार की व्यवस्था होता था। नालियों के उत्तम व्यवस्था थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी आज से 5000 साल पहले उनकी जो जीने का तरीका था, जो रहन सहन था, अभी से काफी मिला जुला ऐसा प्रतीत होता था और काफी समृद्ध थे वे लोग, काफी दिमाग से भी और विचारों से काफी उन्नत थे। जो आज हम 5000 साल बाद जो पाते हैं वह उसमें हमें देखने के लिए मिलता था, उसमें देखने के लिए मिलता है। उनकी जो पानी का निकासी था, गटर का आयोजन जो था काफी समृद्ध तरीके से था। घर में जो नाली होते थे वह गटर के माध्यम से उसके पानी बाहर निकलते थे, है ना। और गटर का जो व्यवस्था था, जो हमने सभ्यताओं का नाम लिया है, जैसे चीन में हुआंगो नदी की सभ्यता, मिस्र में नील नदी की सभ्यता, है ना, और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी सभ्यताओं में से रोम की सभ्यता, इटली में रोम की सभ्यता, इन सारी सभ्यताओं में से जो भारत में हड़प्पा की सभ्यता था, ये सभ्यता उन सभ्यताओं में से उत्कृष्ट थे। इनकी जो गटर व्यवस्था थी, मध्य भारत के जो भूमध्य सागर है उनके पास एक क्रीट द्वीप है, उस उस द्वीप की सभ्यता, गटर की व्यवस्था जो थी यह इंडिया के व्यवस्था से मिलता था। बाकी कहीं भी किसी भी सभ्यताओं में जो सभ्यता भारत की थी, हड़प्पा सभ्यता, उनके साथ उसका कोई जोड़ ही नहीं था, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इनका गटर आयोजन बहुत ही समृद्ध था। इसके अलावा यहाँ का जो रोड की व्यवस्था थी वह आयताकार होता था, आयताकार और ग्रिड पद्धति का होता था। ग्रिड पद्धति को ही हम आयताकार कह सकते हैं। यह रोड हमेशा घुमावदार नहीं होता था, यह सीधी सीधी एक दूसरे पर काटती थी। रोड दो तरह के होते थे, एक उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और एक पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, है ना। और इन रोड के किनारे इनके अवशेष प्राप्त हुए कि वहां पर ऐसा प्रतीत होता है उनको देखकर कि वहां लाइट की व्यवस्था रहती थी। और उस समय की जो रोड थी, सड़क, वह रोड की चौड़ाई 9.75 मीटर की होती थी। तो उस समय इतनी चौड़ी सड़कें होती थी, ऐसी व्यवस्थाएं उस समय थी। इन व्यवस्थाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग कितना विकसित माइंड के होते थे, है ना। उनका माइंड कितना विकास किया हुआ था कि इतनी चौड़ी सड़कें उस समय बनाई गई थी हड़प्पा काल में, ऐसे 5000 साल पहले। इसके बाद हम नगर आयोजन के बाद सड़क निर्माण की बातें हो गई, अब गटर आयोजन का बात हो गया। अब इसके साथ साथ उस समय का कुछ स्नानागार थे जो सार्वजनिक रूप से थे, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ये भी मिला है सामूहिक स्नानागार। उन स्नानागारों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई पर्व में या फिर धार्मिक पर्पज से कोई ऐसा वहां पर स्नान होता था और वहां के पानी को बाहर, गंदे पानी को बाहर निकास की व्यवस्था थी। फिर पुनः शुद्ध पानी या फिर शुद्ध जल उसमें भरे जाते थे और चारों ओर से सीढ़ियों का मतलब आवागमन था वहां से। वहां पर स्नान करने के लिए एक तालाब नुमा था जो सार्वजनिक था। ऊपर में उस समय के युग में स्त्रियों के लिए कपड़े बदलने की जगह होते थे, है ना। तो ये उनका सार्वजनिक स्नानागार था और उस समय इतने मतलब उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो कितने सजग थे अपने कल्चर के प्रति, है ना। स्त्रियों के इज्जत के प्रति वो कितने सजग थे कि स्त्रियों के लिए आज भी बहुत जगह गंगा नदी के किनारे, हम जहां पर अभी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, यह एकदम जस्ट गंगा नदी के किनारे हम हैं, है ना, बिहार में। और यहाँ पर आपके लिए वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए। तो
समय मिलेगा तो हम इसके आगे भी आपके लिए दिखाएंगे यहाँ के दृश्य। यहाँ भी अभी कुछ साल पहले यहाँ पर स्त्रियों के लिए कपड़े बदलने के लिए घाट में मतलब व्यवस्था, समुचित व्यवस्था किया गया है। करीब 2-3 साल पहले यह व्यवस्था नहीं थी। आप सोच सकते हैं, मेरा बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक जगह पुरुष और स्त्रियां गंगा नदी में धार्मिक पर्पज से लोग स्नान करते हैं और यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए स्त्रियों के लिए जगह नहीं था। लेकिन आज से 2-3 साल पहले नहीं था। इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा भी की है क्लास में। लेकिन उसके बाद मुझे वहां पर इनके बारे में चर्चा की, वहां पर मैंने बोला उनसे, और अब यहाँ पर यह देखने के लिए मुझे मिल रहा है कि वहां पर स्त्रियों के लिए कपड़े बदलने के लिए स्थान बनाए गए हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में यह व्यवस्था थी कि स्त्रियां वह सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक स्नानागार की जगह पर लोग धार्मिक पर्पज से स्नान करते थे और स्नान करने के बाद स्त्रियों के लिए कपड़े बदलने के लिए हर कोने पर समुचित व्यवस्था था। यह बहुत बड़ी बात है कि उस समय भी हमारी नारियों को एक सम्मान के रूप में देखा जाता था, पूजा जाता था, समझा जाता था, और आज भी यह चल रहा है। तो यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अभूतपूर्व अभिन्न अंग माना जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, एक सार्वजनिक सभागार का भी उल्लेख किया गया है, मतलब वह भी मिला है मोहनजोदड़ो में। तो सार्वजनिक सभागार को देखकर यह प्रतीत होता है कि वहां पर बैठकें होती थी प्रशासनिक अधिकारियों की या फिर सैनिकों की बैठकें होती थी, है ना। और इसके जस्ट सामने कंटिन्यू मतलब लगातार रूम मिला है, कमरा मिला है। इस रूम को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ सैनिकों का रहना वगैरह होता था, है ना। और वहाँ पर एक सामूहिक बैठकें हमेशा होती थी। यह सामूहिक सभागार भी वहाँ पर मिला है मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा एक अन्नागार का भी वहाँ पर अन्नागार भी मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि कभी भूकंप के समय या फिर बाढ़ के समय या फिर सूखा के समय, है ना, वो लोग अनाज को इकट्ठा करके रखते थे ताकि वैसा कोई परिस्थिति आए तो लोग आराम से उस अनाज का प्रयोग कर सके, उपयोग कर सके अपने लिए। तो इस तरह से एक फली फूली विरासत थी हड़प्पा सभ्यता में और पूरी तरह से एक विकसित सभ्यता थी, जो पूरे विश्व में उस समय कोई ऐसी सभ्यता नहीं थी जो भारत की हड़प्पा सभ्यता से उसकी तुलना किया जा सके। तो ऐसा लगता है कि हमारे भारतवासी, है ना, जो द्रविड़ लोग थे, ऐसा इतिहास में भी कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का विकास द्रविड़ लोग नहीं किया है। तो द्रविड़ लोग थे वह इतने विकसित माइंड के थे, है ना। हमारे भारतवासी इतने विकसित थे जो उस समय इस समय की सोच रखते थे और अपने जीवन यापन के लिए या फिर मानव जाति के विकास के लिए वह सारी समुचित व्यवस्था करके रखे थे जो आज हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, है ना। मसाले, सड़कें, है ना, गटर, घर, घर में एक सुव्यवस्थित घर, है ना, खिड़कियों का खुलना ताकि प्रकाश घर में आ सके, है ना। और घर में किचन, जो कि आज हम लोग घर में बनाते हैं, किचन प्लस टॉयलेट, है ना, स्नानागार। तो नालियों के माध्यम से पानी का निकास, और ये सारी व्यवस्थाएं देखकर लगता है कि उस समय के लोग कितने विकसित माइंड के थे, कितने विकास किए हुए थे वे लोग, है ना। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से पाते हैं कि जैसे हड़प्पा में, अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है ना, मुर्दों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। इसके बाद आते हैं हड़प्पा में, हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे और यह जो है मोंटगोमरी जिला, पंजाब के मोंटगोमरी जिला में यह है हड़प्पा सभ्यता। इसमें भी बहुत सारे अवशिष्ट प्राप्त हुए हैं, स्थापत्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा है धौलावीरा। धौलावीरा जो है वह गुजरात के कच्छ जो है भुज से 140 किलोमीटर दूरी पर है धौलावीरा। और 140 किलोमीटर दूरी पर जो धौलावीरा है वहां से 2 किलोमीटर करीब में धौलावीरा अवस्थित है। धौलावीरा में भी बहुत सारे स्थापत्य नमूने प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ राजस्थान में कालीबंगा है, वहां से हवन कुंड प्राप्त हुआ है, चावल के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। इसके अलावा भी जैसे हल जुता हुआ हल, है ना, के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गुजरात में आपका लोथल है। लोथल अपने आप में एक समृद्ध विरासत की पहचान है। वहां पर एक समृद्ध बंदरगाह था जहां से आयात निर्यात होता था, सामानों का, वस्तुओं का आयात निर्यात होता था और लेन देन होती थी। अब जबकि वह बंदरगाह था, है ना,
बंदरगाह था जो अहमदाबाद के पास है। भोगवा नदी और साबरमती के बीच में जो लोथल अवस्थित है, उस बंदरगाह के पास निकट में दुकानें बहुत सारी थी, इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहाँ बहुत सारी वस्तुओं का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो इससे पता चलता है वहाँ से बंदरगाह होने के साथ साथ वहाँ जो आयात निर्यात होते थे, तो एक अच्छी बाजार की व्यवस्था थी वहाँ पर। तो इस तरह से जो सभ्यताओं में हम देखते हैं, जो पाते हैं, है ना, कि हमारी सभ्यता जो समृद्ध विरासत से परिपूर्ण थी, इन सभ्यताओं में जो हड़प्पा सभ्यता को हम लेते हैं, तो पाते हैं कि वास्तविक में हमारी जो संस्कृति थी, एक समृद्ध संस्कृति थी। और समृद्ध समृद्ध संस्कृति से हमारा भारत एक मतलब बिलोंग्स करता था। और उसमें इसके तुलना में पूरे विश्व में कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं थी जो इसकी तुलना इससे किया जा सके। अब हम जो ये स्थापत्य कला के बारे में, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको हम पढ़ाए हैं, तो ये यहाँ तक है। इसके बाद हम अगले भाग में फिर आपको लंबा ज़्यादा आपका चैप्टर नहीं हो, इसलिए मैं यहीं पर इसको रोकना चाहूँगा। तो इसके साथ मैं जो अगले भाग में जो मैं डालूँगा, उसमें मैं मौर्य वंश के बारे में आपको मैं ज्ञान दूँगा। फिर इसके आगे फिर अगले भाग में गुप्त वंश का, फिर पाल वंश का, फिर इसकी गुफाओं के बारे में आपको मैं धीरे-धीरे इसके बारे में जानकारी दूँगा। एक बात और बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे अवशेष ऐसे प्राप्त हुए हैं जो पत्थरों के हैं, जिसको पाषाण काल के भी अवशेष हम कह सकते हैं, और बहुत सारे धातुओं के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से वहाँ मिश्रित रूप से पाषाण, ताम्रपाषाण काल के अवशेष हम कह सकते हैं। ये सारे भी ताम्रपाषाण काल के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए आपके लिए यहाँ तक इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। अब इसके बाद भारत की सांस्कृतिक विरासत का अगले भाग में मौर्य वंश से शुरू करेंगे। और धन्यवाद, आप लोग मन से पढ़िएगा। अभी मैं बिहार में हूँ, फिर मैं इसके अगले जो वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद अगला वीडियो में हो सकता है मैं यहाँ रहूँ तो बनाऊंगा, अदरवाइज आज तो 17 तारीख है, फिर 18 के बाद में अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।